Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। इसके पहले हमने बेसिक चीज़ें जाने थे राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो चलिए इसमें हम जो है बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने 3 विधि देखे थे, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप इनका कुछ और चीज़ें यहाँ देखिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बराबर राष्ट्रीय आय यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापारों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। यह है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। यहाँ पे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। तो पहली चीज़ हमको क्या देखने को मिली थी, उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि। तो उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि जो होती है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायग्राम में आपको देखने को मिलता है वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो मूल्य वृद्धि का मापन करते हुए यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई है। जैसे एक तरफ आपको देखने को मिलेगा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, जिसे हम वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट बोलते हैं, माइनस घटाने का काम करेंगे माध्यमिक जो उपभोग है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। अब यहाँ देखिए अंतिम वस्तु और सेवाओं के अंतर्गत क्या आएगा, एक तो सेल्स आएगा,
ठीक है। सेल्स मतलब विक्रय आ जाएगा, और विक्रय के अंतर्गत भी दो चीज़ें आती है, घरेलू बिक्री आती है यानी डोमेस्टिक सेल्स आता है, एक देश के अंतर्गत जो बिक्री होती है, दूसरा निर्यात होते हैं अन्य देशों के अंतर्गत हो, दोनों को यहाँ जोड़ेंगे और निकल कर क्या आएगा, विक्रय आएगा। अब विक्रय में क्या जोड़ेंगे, स्टॉक का परिवर्तन जोड़ेंगे, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो है ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखें, ये सभी यहाँ पे जोड़ करके आ जाएगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य निकल कर आ जाएगा। इन सभी में घटाने का काम करेंगे माध्यमिक उपभोग का, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन का। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, घरेलू उपभोग आता है जिसे डोमेस्टिक कंजप्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है आयात यानी इम्पोर्ट्स आता है। दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी तो माध्यमिक उपभोग निकलेगा, और टोटल घटाने का काम करेंगे अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। तो चलिए यहाँ पे स्टेप्स हम देख लेते हैं कि जो मूल्य यानी कि उत्पादन विधि है या मूल्य वर्धित विधि है, उसमें हम कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तब हमारी जो है राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पे हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहली स्टेप देखने को मिलती है मूल्य समृद्धि। मूल्य समृद्धि यानी कि जो वैल्यू एडेड जो है मूल्य वर्धित जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें वो कैसे निकल कर आएगी। तो अंतिम उत्पाद का जो मूल्य है उसमें हम माध्यमिक उपभोग का घटा देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा वैल्यू एडेड। दूसरी स्टेप्स क्या होगी, मूल्य समृद्धि जो है, देखिए सकल मूल्य वृद्धि यानी बाजार मूल्यों पर माइनस करेंगे किसको, सकल घरेलू उत्पाद यानी बाजार मूल्यों पर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू एडेड निकल कर आ जाएगा यानी कि मूल्य समृद्धि निकल कर आएगी। तीसरा होता है सकल घरेलू उत्पाद, ये देखिए सकल घरेलू उत्पाद, इसमें घटाएंगे हम क्या, बाजार मूल्य पर मूल्य ह्रास को घटाएंगे यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसको घटाएंगे, ठीक है। विदेशों से अर्जित आय को यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर घटाएंगे क्या, निबल अप्रत्यक्ष कर, बाद में निकल कर आ जाएगा क्या, यहाँ देखिए निबल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे जो इसके आगे निकल कर आए तो राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, उत्पादन विधि के अंतर्गत। तो देखिए इसके अंतर्गत हम चीज़ें देखेंगे तो उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड इसको बोला जाता है। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम देखें तो साइमन कोऑर्डिनेट्स है, इनके द्वारा यहाँ पे विकास किया गया था राष्ट्रीय आय का, जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली उसका। तो इन्होंने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से जाना है, किसको, उत्पादन विधि को। उत्पादन विधि को किस नाम से जाना है इन्होंने, वस्तु सेवा विधि, ठीक है। वस्तु सेवा विधि किसके द्वारा, साइमन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा ये बोला गया है। इस पद्धति के अंतर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उत्पाद यहाँ पे कहा जाता है, अंतिम उत्पाद योग यानी फाइनल प्रोडक्ट टोटल इसको कहा जाता है। और यहाँ सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको भी ये दर्शाता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है साधन लागत पर। और इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से अर्जित जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, शुद्ध अर्जित जो आय है उसको जोड़ा जाता है तथा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। तो ये हमने देखे यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में। इसके अलावा मध्यवर्ती उपभोग, जो माध्यमिक उपभोग है उसकी अगर बात करें जो हमने देखें तो इसमें क्या होता है, गैर कारक आगत यानी कि नॉन फैक्टर जो इनपुट होता है उसके मूल्य से है। और ये सभी जो आगत होती है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है माध्यमिक उपभोग के अंतर्गत। भूमि आता है, ठीक है, श्रम आता है। इसके अलावा देखें तो पूंजी यहाँ देखने को मिलती है, उद्यमी यानी कि जो उपभोग मतलब उद्योग को संचालित करता है। ये सारे कारक के अतिरिक्त यहाँ पे जो है देखिए भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इनके अतिरिक्त यहाँ पे ये आय होती है उनको बोला जाता, आगतें होती हैं उनको बोला जाता है गैर कारक आगतें। तो ये सारी चीज़ हमको माध्यमिक उपभोग के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो उत्पादन विधि के अंतर्गत हम देख सकते हैं हमने कैसे कैसे यहाँ पे जो है उसको जो है राष्ट्रीय आय को निकालने की यहाँ पे गणना की है। दूसरी जो विधि होती है वो हमारे सामने होती है राष्ट्रीय आय विधि। राष्ट्रीय आय विधि यानी कि इनकम मेथड, यहाँ आय विधि यानी कि आय मेथड इसको बोला जाता है, यानी कि इनकम मेथड बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत इसको यहाँ हम देखें तो कैसे इसमें जो है काम किया जाता है। तो आय मेथड यहाँ देखिए इनकम मेथड जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ कर्मचारी की क्षतिपूर्ति उसमें जोड़ेंगे, परिचालन अधिशेष और साथ में मिश्रित आय, ये तीनों चीज़ें अगर जुड़ जाएगी तो यहाँ पे आय विधि निकल कर जाएगी। अब कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति की अगर बात करें, वेतन या मजदूरी, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष और जो है नगद भुगतान यहाँ देखने को मिलता है, अन्य लाभ यानी कि वेजेस इन काइंड्स यहाँ देखने को मिलता है। साथ में देखें अप्रत्यक्ष आय जैसे रहने के लिए घर, यातायात सुविधा और नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में सहयोग यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए आपको जो है जो एनडीपी है मतलब नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यहाँ देखें तो साधन लागत पर जो निबल घरेलू उत्पाद है, तो यहाँ देखिए एनडीपी प्लस NFIA बराबर NNP, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आय निकल कर आती है, यानी साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय आय। अब NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से अर्जित जो शुद्ध कारक आय है वो यहाँ पे NFIA इसके नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़
परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसमें देखिए किराया आ जाता है, रेंट, रॉयल्टी, लाभ, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब लाभ में क्या क्या चीज़ें आती है, निगम कर आ जाता है, लाभांश आ जाता है और प्रतिधारिता आ जाती है। तो निगम कर को कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, लाभांश को डिविडेंड बोलते हैं और प्रतिधारित को रिटेंड अर्निंग्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती है, परिचालन अधिशेष के अंतर्गत। मिश्रित आय में आप देखिए छोटे व्यापारों से होने वाली जो आय है वो देखने को मिलती है। तो इस मेथड के द्वारा हम जो है आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस पद्धति की अगर बात करें तो इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा जो व्यावसायिक उपक्रम है उसको शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त होता है। और एक पर्सन है डॉक्टर बाउले तथा जो एक और पर्सन है रॉबर्टसन, डॉक्टर बाउले और रॉबर्टसन, इनके अनुसार आय गणना की जो विधि है उसके अंतर्गत आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है और ऐसा करने के लिए कभी कभी देश में विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों का चुनाव भी कर लिया जाता है तथा उनकी आय के आधार पर ही देश की कुल जो आय है उसका अनुमान भी लगाया जाता है। तो ये हो गई हमारी आय विधि। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे देखिए आप देख सकते हैं 2-3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए भारत के सामान्य निवासी यहाँ देखने को मिलता है, जिसे हम देख सकते हैं एनआरआई बोला जाता है। और यहाँ देखिए तो भारत के गैर निवासी, तो यहाँ देखिए इसको भी एनआरआई मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो एनआरआई बोला जाता है। यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण के फॉर्म में। भारत में स्थित विदेशी जो दूतावास है, ठीक है, उसमें काम करने वाले भारतीय विदेशी दूतावास का मतलब जैसे अन्य देश की अगर बात करें, अन्य देश मतलब चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्रांस की बात कर लेते हैं, अन्य जो कंट्री उनकी बात कर, उनके जो भी यहाँ पे दूतावास होंगे, उनके जो भी पर्सन हैं, मतलब उनके देश से संबंधित जो भी कम्युनिकेशन कराने के लिए जो हेल्प करते हैं, उन दूतावासों में जो विदेशी रहते हैं उनमें काम करने वाले भारतीय यहाँ देख सकते हैं भारत के सामान्य निवासी कहलाते हैं। दूसरी चीज़ भारत के गैर निवासी यानी कि विभिन्न देशों जैसे कि कनाडा है, जापान है, इसमें स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले, यानी कि हमारे देश के कुछ व्यक्ति जो अन्य देशों से कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं तो अन्य देशों में जाकर वो रहते हैं तो वो दूतावास कहलाते हैं अन्य देशों में, ठीक है, हमारे, तो वो उनमें जो निवास करते हैं वो कहलाते हैं भारत के गैर निवासी। फिर देखिए भारत के सामान्य निवासी के अंतर्गत भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यालय में काम करने वाले जो भारतीय स्थानीय लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। फिर यहाँ देखिए भारत के गैर निवासी भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF है, इसके कार्यालय में काम करने वाले जो विदेशी होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पे भारत के गैर निवासी। फिर यहाँ देखिए जो है सामान्य भारत के सामान्य में भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, यहाँ पे देखिए भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, यहाँ पे भारतीय आ रहा है, यहाँ पे विदेशी आ रहा है। फिर यहाँ देखिए भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, यहाँ अगर बात करें भारत के गैर निवासी में तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ। लास्ट देखें तो शेष विश्व में भारत के राजदूत और भारत में शेष विश्व के राजदूत। तो ये देखिए आपको कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं भारत के सामान्य निवासी, जो इसके अंतर्गत आपको उदाहरण देखने को मिले, और भारत के गैर निवासी ये आपको देखने को मिले इसके अंतर्गत। इसके अलावा घरेलू आय हमको देखने को मिलती है और एक राष्ट्रीय आय। घरेलू आय आप देखिए, यहाँ देखिए हम देख सकते हैं यह एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का कुल योग है, भले ही यह आय निवासियों द्वारा सृजित की गई हो अथवा गैर निवासियों के द्वारा सृजित की गई हो, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो यहाँ देखिए यह एक देश के निवासियों द्वारा सृजित कारक का कुल योग होती है, भले ही यह आय घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई हो अथवा शेष विश्व में सृजित की गई हो, ठीक है, दोनों में ये अंतर यहाँ देखने को मिला। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सम्मिलित नहीं होगी और यहाँ से विदेशों से आय शुद्ध कारक जो है शामिल होती है। तो दोनों में सिर्फ ये आपको अंतर देखने को मिलता है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। अनअकैडमी की तरफ से पेश है MPPSC और व्यापारों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो MPPSC और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार
10 प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज। ठीक है, स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है, तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे, प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। इसके अलावा दो चीज़ें और देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत देखें तो साधन आय हम देख सकते हैं, जिसे हम फैक्टर इनकम बोला जाता है। जैसे एफसी आपको लिखा आ रहा है ना हर जगह, तो इसको साधन आय बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर इनकम बोला जाता है। और यहाँ देखिए TI यानी कि ट्रांसफ़र इनकम इसको बोला जाता है, ट्रांसफ़र हस्तांतरित आय इसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब साधन आय की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाने वाली जो आय होती है वो कहलाती है साधन आय। और यहाँ हस्तांतरणीय जो आय होती है वो अगर देखें तो इसका मतलब क्या होता है? बिना किसी उत्पादन सेवाओं को प्रदान किए प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो कहलाती है हस्तांतरणीय आय। इसकी प्रकृति कैसी होती है साधन आय की? यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित होती है, और यहाँ पे यह ना तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है ना ही घरेलू आय में सम्मिलित होती है। अवधारणा की अगर बात करती है, अर्जित आय की अवधारणा है, और यहाँ पे यह संप्राप्ति संबंधी अवधारणा होती है। और यहाँ प्राप्ति की अगर बात करते हैं, उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम इसके द्वारा प्राप्त होती है। और हस्तांतरणीय आय जो होती है यह सामान्य परिवार व सरकार द्वारा प्राप्त होती है। उदाहरण की अगर बात करें तो साधन आय में आपको किराया देखने को मिलता है, मजदूरी देखने को मिलती है, ब्याज देखने को मिलता है, लाभ देखने को मिलता है। हस्तांतरणीय आय में छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीज़ आपको हस्तांतरणीय आय में देखने को मिलती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब लास्ट जो है हमारा व्यय विधि देखने को मिलती है। व्यय विधि यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना में 3 विधि हमने देखे थे, एक तो उत्पादन विधि, एक आय विधि और एक व्यय विधि। तो व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड जो होती है, इसके अलावा हम देखें तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए व्यय विधि में क्या क्या चीज़ें यहाँ शामिल होती है वो हम देख लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हम जानेंगे। जैसे यहाँ हमको देखिए व्यक्तिगत अंतिम जो उपभोग है वो व्यय देखने को मिलता है। यहाँ देखिए सरकारी अंतिम उपभोग व्यय देखने को मिलता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण देखने को मिलता है, निवल निर्यात देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो स्टेप्स क्या क्या होगी, यानी कि इसकी जो
चरण होंगे वो क्या क्या होंगे, तो सकल घरेलू उत्पाद जो कि बाजार मूल्य पर है, इसमें जोड़ेंगे व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय, उसमें जोड़ेंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, फिर बाद में सकल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ेंगे, और बाद में हम जोड़ेंगे निवल निर्यात। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये सामने हमारे निकल कर आ जाएगा। दूसरा स्टेप्स क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जो बाजार मूल्य उसमें माइनस करेंगे ह्रास यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है, फिर माइनस करेंगे निवल अप्रत्यक्ष कर, फिर जोड़ेंगे विदेशों से अर्जित आय, बराबर निकल कर आएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद जो निकल कर आएगा उससे राष्ट्रीय आय यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गई हमारी व्यय विधि। और व्यय विधि के अंतर्गत यहाँ बात करें तो इस विधि को व्यय विधि भी मतलब जो है व्यय विधि को हम देख सकते हैं व्यय विधि कहा जाता है। और इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग ये पर व्यय की जाती है या फिर बचत पर, मतलब जो आय है वो या तो उपभोग पर व्यय की जाती है, यानी कि उपभोग मतलब उपयोग कर ली जाती है, या फिर उसकी बचत यानी निवेश कर लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है कुल उपभोग तथा कुल बचतों का योग होती है। कुल उपभोग और कुल बचत अगर जोड़ दी जाए तो राष्ट्रीय यहाँ पे निकल कर आ जाती है व्यय विधि के तौर पर। इस विधि से जो होता है आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो उपलब्ध होना आवश्यक होता है। और इस प्रकार के सभी आंकड़े मतलब जो सही आंकड़े होते हैं वो सभी प्रकार के सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इस विधि का प्रयोग सामान्यतः कम किया जाता है, क्योंकि सभी आंकड़े यहाँ पे आसानी से उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं है। भारत में जो उत्पादन विधि है जिसे प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, शुरू में हमने देखें, और जो एक आय विधि हमने देखें इनकम मेथड, इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ज़्यादातर अगर बात करें मतलब जो अन्य चीज़ है यानी कि जो व्यय विधि है व्यय विधि का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरी अगर बात करें यहाँ CSO की बात करें, CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऑफिस इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑफिस है ये, और यहाँ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको बोला जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े हैं प्रचलित मूल्य यानी कि करेंटली जो प्रिवलिंग प्राइस है तथा स्थिर आधार जो वर्ष मूल्य है इस पर जारी किए जाते हैं। और स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम GDP बोलते हैं और राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े होते हैं उसके आकलन के आधार पर वर्ष 2004 और 5 2004 से 5 को बदलकर यहाँ पे क्या कर दिया गया, आधार वर्ष यहाँ पे 2011 और 12 कर दिया गया। ये याद रखना आपको, मतलब आधार वर्ष यहाँ पे इसका ये कर दिया गया। तो ये चीज़ हमने देखे यहाँ पे कितनी मतलब राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित 3 चीज़ें हमने देखें, जिसके अंतर्गत आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने देखें। उसके बाद हम राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है कितनी चीज़ें देखे हैं, 3 चीज़ें राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित 3 चीज़ें हमको देखने को मिली। कौन कौन सी आप देख सकते हैं, हमने देखे हैं उत्पादन विधि जिसे हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड इसको बोला जाता है, आय विधि देखें जिसे इनकम मेथड बोला जाता है, व्यय विधि देखें जिसे एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाता है। तो यहाँ देखिए तीनों के बारे में हमने देखें, तीनों के बारे में जैसे उत्पादन विधि की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य है उसमें घटाया जाता है माध्यमिक उपभोग। अब माध्यमिक उपभोग क्या होता है, वो होता है यहाँ पे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इन सभी के अलावा जो कारक होंगे वो माध्यमिक उपभोग कहलाते हैं और वो घटाए जाते हैं अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है वो आप देख सकते हैं, यानी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं में क्या क्या शामिल किया जाता है, माध्यमिक उपभोग में क्या क्या शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए आय विधि हमने देखे, तो आय विधि में आप देख सकते हैं देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जोड़ी जाती है, यानी कि कर्मचारी की क्षतिपूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, साथ में हमने परिचालन अधिशेष देखे और मिश्रित आय। तो तीनों में हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जोड़े वो हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। और NFIA जो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो एब्रॉड, ये आप देख सकते हैं विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखें जैसे कि भारत के सामान्य निवासी तथा भारत के गैर निवासी, कुछ उदाहरण के साथ हमने देखें। देखिए आप देख सकते हैं एक तरफ भारत के सामान्य निवासी दिए गए और एक तरफ भारत के गैर निवासी दिए गए। दूसरा हमने देखे घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर जाना। साथ में हमने देखिए कुछ और चीज़ें देखें, यानी साधन आय जिसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, बार बार इसके बारे में जिक्र हुआ था अभी पीछे, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। हस्तांतरणीय आय क्या होती है जिसे ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे विस्तार से जाना। फिर हमने देखे व्यय विधि। अब व्यय विधि में क्या क्या चीज़ आती है, व्यय विधि में उपभोग जो हमारे द्वारा मतलब प्राप्त है, जो भी हमारी आय है या जो भी मूल्य है उसको हम क्या करते हैं, या तो हम उपभोग कर लेते हैं या तो हम उसको निवेश कर लेते हैं। तो इन दोनों के द्वारा जोड़कर जो चीज़ें निकल कर आती है वो कहलाती है राष्ट्रीय आय, और ये चीज़ उपयोग की जाती है व्यय विधि। पर व्यय विधि का उपयोग ज़्यादातर नहीं होता, क्यों? क्योंकि सही आंकड़े उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए उत्पादन विधि और आय विधि इन दोनों का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आज की स्थिति में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब हम जो है नेक्स्ट इसके बाद जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कुछ संकल्पनाएं, जैसे कि GDP क्या होता है, NDP क्या होता है, ठीक है,
ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी मटेरियल यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी पढ़ाई से रिलेटेड। और उत्तर लेखन और डिस्कशन जो ग्रुप है, मतलब जो उत्तर लेखन और डिस्कशन ग्रुप, इसमें आप जुड़कर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं MPPSC और अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप लेक्चर अगर पसंद आता तो दूसरों तक भी पहुंचाने का यहाँ पे कष्ट करें, या फिर आप सहयोग करें इसमें, तो जो दूसरे भी है इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जो अगले टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।